आप में से कितने लोग आईपीएल में अपनी फेवरेट टीम के मैच का बेसब्री से इंतजार करते हैं? भाई मैं तो मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले ही घड़ी देखना शुरू कर देती हूँ। इनफैक्ट सिर्फ आईपीएल ही नहीं, इवन मूवीज। हम सब कैसे हमारे पसंदीदा एक्टर्स की मूवीज का इंतजार करते हैं, है ना? लेकिन एक और चीज है जिसका मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी, और सिर्फ मैं ही नहीं, आई थिंक मेरे और आपके जैसे कई इन्वेस्टर्स भी, और वो है आईपीओ। जब आईपीओस का सीजन आता है तो हम सब आईपीओ के प्राइस, सब्सक्रिप्शन रेट, ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह पे नजर रखते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके बिजनेस, फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में समझना चाहिए। और इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2023 का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ का एनालिसिस। ये कंपनी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक है। ये इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड के साथ डाइवर्स रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस और कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। आपने मैनफोर्स, गैसोफास्ट, एक्ने स्टार या प्रेगा न्यूज के बारे में तो जरूर सुना होगा, राइट? ये सभी ब्रांड्स आज की कंपनी ओन करती है। हम बात करने वाले हैं मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ के बारे में। मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ 25 अप्रैल से शुरू होगा और 27 अप्रैल तक ओपन रहेगा। ये आईपीओ प्योर ऑफर फॉर सेल है, यानी कि आईपीओ से जो भी पैसे मिलेंगे वो कंपनी को नहीं बल्कि सेलिंग शेयर होल्डर्स को जाएंगे। इस ओएफएस में कुछ प्रोमोटर एंटिटीज और कंपनी में इन्वेस्टेड प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जैसे कि कैनहिल, साइपेफ लिमिटेड, बेज लिमिटेड और लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अपने शेयर्स बेचेंगे। तो चलिए अब कंपनी के बिजनेस में डीप डाइव करते हैं। एज ऑफ दिसंबर 2022, मैनकाइंड फार्मा इंडिया की 4th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स एंड 3rd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। उनका प्राइमरी फोकस है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस को डेवलप, मैन्युफैक्चर और मार्केट करना। इसके साथ कंपनी कुछ कंज्यूमर हेल्थ के प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉन्डम्स, प्रेगनेंसी डिटेक्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंटासिड पाउडर्स, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स और एंटी एक्ने प्रोडक्ट्स बनाने और सेल करने में भी इन्वॉल्व है। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच मैनकाइंड के 36 ऐसे इन हाउस ब्रांड्स हैं जिन्होंने 500 मिलियन रुपीस इन डोमेस्टिक सेल्स का मार्क क्रॉस किया है। मैनफोर्स, कैंडीफोर्स, प्रेगा न्यूज, न्यूरोकाइंड एंड अनवांटेड 72 जैसे ब्रांड्स मैनकाइंड के पोर्टफोलियो में हैं। मैनकाइंड फार्मा ने 11,691 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और 3,561 फील्ड मैनेजर्स के थ्रू अपनी पैन इंडिया प्रेजेंस स्टैब्लिश की है। साथ ही 12,000 स्टॉकिस्ट के साथ उन्होंने इंडिया में सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टैब्लिश किया है, जिसकी वजह से वो इंडिया में प्रिस्क्रिप्शंस में नंबर 1 पोजीशन पे रैंक करते हैं। मैनकाइंड की इंडिया में 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिसमें से अगर हम फॉर्मुलेशंस की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की कैपेसिटी देखें तो वो 42.05 बिलियन यूनिट्स पर एनम है अक्रॉस डोजेज फॉर्म्स जैसे कि टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, वायल्स, एम्प्यूल्स एटसेट्रा। एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 मैनकाइंड के 96.79% रेवेन्यूज इंडिया से आते हैं, यानी कि कंपनी का मेजर फोकस डोमेस्टिक मार्केट पे ही है। फाइनेंशियल ईयर 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2022 के बीच कंपनी का मार्केट शेयर 4.1% से ग्रो होकर 4.3% पे आ चुका है। इंटरेस्टिंगली ये ग्रोथ मैनकाइंड फार्मा के टॉप 10 कंपेटिटर्स रेप्लिकेट नहीं कर पाए हैं। इस पीरियड में मैनकाइंड फार्मा की सेल्स ओवरऑल इंडियन फार्मा मार्केट की सेल्स के कंपैरिजन में 1.3x रेट से ग्रो हुई हैं। मैनकाइंड फार्मा को अपने फॉर्मुलेशंस की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए कई रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि CDSCO, द यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि US FDA, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO एटसेट्रा से अप्रूवल्स और सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं। मैनकाइंड फार्मा ने एक इंडिपेंडेंट क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शन स्टैब्लिश किया हुआ है और उन्हें प्रोसेस एक्सीलेंस और इम्प्रूवमेंट के लिए कई प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि फ्रॉस्ट एंड सुलिवन, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया एटसेट्रा ने अवार्ड्स दिए हैं। वैसे फार्मा फॉर्मुलेशंस में मैनकाइंड ने क्रोनिक थेरेप्यूटिक एरियाज में अपना फोकस बढ़ाया है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने एंटी डायबिटिक, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरो CNS और रेस्पिरेटरी
रेगुलेटरी सेगमेंट्स जैसे नए डिविजन्स लॉन्च किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 और दिसंबर 2022 के बीच क्रोनिक थेराप्यूटिक सेगमेंट में कंपनी की डोमेस्टिक सेल्स 14% CAGR से बढ़ी हैं, जो कि ओवरऑल इंडियन फार्मा मार्केट के क्रोनिक थेराप्यूटिक एरियाज के 10% CAGR ग्रोथ से 40% ज्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि मैनकाइंड तेजी से इस स्पेस में मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है। 2007 में कंज्यूमर हेल्थ केयर में एंट्री करने के बाद मैनकाइंड फार्मा ने कॉन्डम्स, प्रेगनेंसी डिटेक्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंटासिड पाउडर्स, विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स और एंटी एक्ने प्रेपरेशंस जैसी कैटेगरीज में लीडरशिप पोजीशन हासिल कर ली है। इस सेगमेंट में मैनकाइंड की ग्रोथ का श्रेय प्रोडक्ट इनोवेशन, फोकस मार्केटिंग कैंपेन्स और स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को दिया जा सकता है। कंपनी के पास 600 साइंटिस्ट की डेडिकेटेड टीम है, एक इन हाउस R&D सेंटर है with 4 units in मानेसर, गुरुग्राम एंड थाने। कंपनी के R&D एफर्ट्स ने कई थेराप्यूटिक एरियाज में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो डेवलप किया है। मैनकाइंड फार्मा इंडिया में सिंथेटिक हार्मोनल API डाइड्रोजेस्ट्रोन, जो गायनेकोलॉजी फील्ड में यूज होता है, उसको लॉन्च करने वाली दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी। इसके अलावा कंपनी ने एक नोवेल एंटी डायबिटिक मॉलिक्यूल के लिए इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन को फाइल कर दिया है, जो अपने अभी के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स में है। चलिए अब इंडियन फार्मा और हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स को देख लेते हैं। राइजिंग इनकम लेवल्स, इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बढ़ते लाइफस्टाइल डिजीजेस और साथ ही गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के चलते इंडियन फार्मा मार्केट को ग्रोथ का एक अच्छा पुश मिला है और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूड रह सकता है। इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट का साइज फाइनेंशियल ईयर 12 से फाइनेंशियल ईयर 22 के बीच 10.9% CAGR से ग्रो हुआ है। यही नहीं, एस्टिमेट्स हैं कि ये इंडस्ट्री आगे भी अपनी ग्रोथ 10 से 11% CAGR की रफ्तार से सस्टेन करेगी और फाइनेंशियल ईयर 27 तक 3000 से 3100 बिलियन रुपीस के साइज तक बन सकती है। प्लस अगर हम इंडिया के कंज्यूमर हेल्थ केयर मार्केट की बात करें तो वो भी 10 से 11% के CAGR ग्रोथ को विटनेस करेगा। इंडियन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस और कंज्यूमर हेल्थ केयर सेक्टर्स के इंटरसेक्शन में ऑपरेट करने वाली मैनकाइंड फार्मा आने वाले सालों में इस एक्सपेक्टेड ग्रोथ से बेनिफिट कर सकती है। और एक बात, इंडिया का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में अभी भी काफी कम है और ये मैनकाइंड फार्मा के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऊपर से क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स और APIs के प्रोडक्शन को बूस्ट देने के लिए कई गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स इस सेक्टर में ऑपरेट कर रही कंपनीज को बेनिफिट कर सकती हैं। चलिए अब कंपनी की स्ट्रेंथ्स को देख लेते हैं। मैनकाइंड फार्मा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि उनके पास की थेराप्यूटिक सेगमेंट्स में ऐसे प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है जो अपनी कैटेगरी में टॉप 10 रैंकिंग्स में आते हैं और एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं। प्लस उनके टॉप ब्रांड्स एक हेल्दी मार्केट शेयर के साथ लीडिंग पोजीशंस पर हैं, जिनमें से कई तो अपनी कैटेगरी में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे हैं। इतने सारे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स का पोर्टफोलियो होना एक तरह से उनके लिए एक मोड की तरह काम करता है, जहां कंज्यूमर्स और डॉक्टर्स उनके प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो आगे चल के कंपनी की ब्रांड रिकॉल को बढ़ाता है। इससे उन्हें नए प्रोडक्ट्स की सेल्स को भी तेजी से ग्रो करने में मदद मिलती है। स्ट्रेंथ्स की बात तो हो गई, चलते हैं मैनकाइंड के सामने खड़े रिस्क और चैलेंजेस की तरफ। फर्स्ट, रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। मैनकाइंड फार्मा डोमेस्टिक इंडियन मार्केट्स पर हेविली फोकस्ड है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके ऑन एवरेज 95% से भी ज्यादा रेवेन्यूज इंडियन मार्केट से ही आते हैं और ये उनके लिए एक बड़ा ज्योग्राफिकल रिस्क बन जाता है। इंडिया में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के चलते उनका बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। आउटसाइड इंडिया अगर कंपनी 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 40 रुपए USA से आते हैं, जो कि वंस अगेन एक जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन का कंसर्न रेज करता है। नेक्स्ट रिस्क ये है कि पास्ट में कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए न्यूज में रही है, यानी कि ग्रुप कंपनीज, प्रमोटर्स या किसी की मैनेजरियल पर्सनल के साथ अंदर ट्रांजैक्शंस को लेके, और कंपनी ने उनके RHP में कहा है कि वो फ्यूचर में भी ये करते रहेंगे। As on December 2022, related party transactions का आंकड़ा ऑलमोस्ट 474 करोड़ रुपीस टच कर चुका है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस गलत हैं या सही, वो कहना मुश्किल होता है, मगर वो एक रेड फ्लैग जरूर है, क्योंकि हो सकता है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स और बिजनेस इंटरेस्ट को नजरअंदाज करते हुए अपने रिलेटेड पार्टीज के बेनिफिट के लिए कोई डील कर ले, और इसलिए इस पॉइंट पे आपकी नजर होना जरूरी है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ देखते हैं। आइए नजर डालते हैं स्टेबल पे। यहाँ जितने भी फिगर्स आपको दिख रहे हैं ये क्रोर्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की।
फाइनेंशियल ईयर 20 में ये फिगर 5,865.2 से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 21 में 6,214.4 पे आ गया और फाइनेंशियल ईयर 22 में भी हमें ये ग्रोथ देखने को मिल रही है 7,781.6 पे ये फिगर आ गया। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट्स में भी हमको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 20 में ये फिगर 1,056.1 पे है, फाइनेंशियल ईयर 21 में ये इंक्रीज होके 1,293 पे आ गया और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 1,453 पे आ गया। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। एबिटा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 22 में है 25.75% का, नेट प्रॉफिट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 22 में है 18.67% का। पी रेशियो की बात करें तो ये है 32.13 पे। डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये है 0.11 पे, जो कि काफी मैनेजेबल है। ROE है 25.99%, ROCE है 25.5%, 2 ईयर सेल CAGR है 15.18% पे और 2 ईयर पैट CAGR है 17.3% पे। अब बात करते हैं इस IPO की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इस IPO की ओपनिंग डेट है 25 अप्रैल 2023 और इसकी क्लोजिंग डेट है 27 अप्रैल 2023। यह IPO लिस्ट हो रहा है 8 मई 2023 को। इस IPO का प्राइस बैंड है 1026 से 1080 रुपीज के बीच और इसका लॉट साइज है 13 शेयर्स का। इस IPO का इशू साइज है 4,326.36 करोड़ रुपीस का, जिसमें कि फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस मैनकाइंड फार्मा के बिजनेस और IPO का। क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में अप्लाई टाइप करके बताएं। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, गुजराती और मराठी में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.